Good morning, dear students. So we are dealing with the topic ischemia, reperfusion injury, and free radical mediated cell injury. Earlier, we have seen in the beginning of page number 53. Let me locate 53. We started with the topic ischemia, reperfusion injury, and we aimed at studying three type of consequences, जिसमें आपने देखा था कि जो परिणाम थे इस्चेमिया टू रिवर्सिबल इंजरी था, दूसरा पहला इरिवर्सिबल था इस्चेमिया टू रिवर्सिबल, दूसरा था इस्चेमिया टू इरिवर्सिबल, तीसरा था जो कि आपका ये पेज 54 पर है, दैट इज इस्चेमिया टू अपना रिपरफ्यूजन। तो ये थर्ड टाइप का जो इंजरी था, इसके अंदर आपने देखा था कि जो फ्री रेडिकल जैसे सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो गए, देन पर ऑक्सीनाइट्राइट, ये सारी जो आपने देखे थे, ठीक है। और आपने ये भी जाना था ऑन द नेक्स्ट की जो एक्सेसिव ये जो डैमेज होता है कि ये कैल्शियम ओवरलोड से होता है और एक्सेसिव जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल से होता है। एंड देन यू स्टडीड वाया डायग्राम दैट when water is formed from biradical oxygen and hydrogen, total 4 electrons are donated, and we studied the definition that free radicals are intermediate chemical species having a single unpaired electron in its outer orbit, और ये इसका अनपेयर्ड होना ही इसको जो है रिएक्टिव बनाता है। अगर ये इसको प्रॉपरली हार्नेस किया जाए तो दिस विल गो फॉर पॉजिटिविटी, अदरवाइज इट हैज़ टू बाइंड विद सम मॉलिक्यूल इन एनी वे एंड काज ए डैमेज टू द सेल। तो जो फ्री रेडिकल्स आपने देखे थे, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल देखा था, ये जो तीन हैं ये उस वाटर फॉर्मेशन में रिलीज होते हैं। फिर आपने ये देखा कि ये जनरेट कैसे कैसे होते हैं, तीन तरीक़ों से सुपर ऑक्साइड होता है, देन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी तीन तरीक़ों से होता है, देन यू हैव सीन रेडियोलाइसिस से आपका, और फेंटन रिएक्शन जो होता है उससे हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। फिर अदर रेडिकल्स में ये आपने यहाँ देखा था। फिर आप आगे थे इसके अदर रेडिकल्स में, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, पर ऑक्सीनाइट्राइट देखा आपने। फिर आपने देखा हैलाइड रिएजेंट जिसमें खासकर क्लोराइड और क्लोरीन, और फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ये साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल होते हैं, मीन्स फ्री रेडिकल्स होते हैं जो साइटोटॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। फिर आपने ये थे सेल के अंदर से। इसी प्रकार से आपने देखा भी एक्सोजीनियस सोर्सेज भी होते हैं आउटसाइड दी सेल, फ्री रेडिकल जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया या पोल्यूटेंट्स हो गए, प्लस खुद बंदा मान लो कोई टोबैको हैबिट्स हैं तो वो। उसके बाद आपने साइटोटॉक्सिसिटी पर फ्री रेडिकल्स की कि किस तरीके से वो साइटोटॉक्सिसिटी होती है, उसमें आपने जाना था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, एंड देन यू केम टू नो कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं किस तरीके से सेल को किल करते हैं। उसमें जो रिएक्शंस हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, प्रोटीन ऑक्सीडेशन, देन DNA डैमेज, और ये जो लास्ट डायग्राम था साइटोस्केलेटल डैमेज, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने सीक्वेंस में सब अध्ययन की। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये नीचे आइए, आप जो टॉपिक दिख रहा है कंडीशन विद फ्री रेडिकल इंजरी, इसका अर्थ है कि क्या अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां ऐसा होता हो,
या कोई ऐसी बीमारी की कंडीशन है जहाँ ये इस टाइप की सेल इंजरी, इस प्रकार का फ्री रेडिकल्स का रोल जहाँ होता हो। तो currently oxygen derived free radicals have been known to play an important role in many forms of cell injury। तो वो कौन सी सिचुएशन है, तो अभी अभी आपने ताज़ा पढ़ी है, इस पर नेक्स्ट पेज पर मेंशन है इस्केमिया रीपरफ्यूजन इंजरी, जो चल ही रही है। आप इसको ये कहें कि अभी ये ख़त्म नहीं हुई अपने आप में, ये इसका एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा आपका है आयोनाइजिंग रेडिएशन बाय काजिंग रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर टूटता है तो उसको इससे आयन रेडिएशन से, तो उसको बोलते हैं अपने रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, जब हम रेडिएशन डालते हैं और वाटर आयनाइज हो जाता है। इसी प्रकार केमिकल टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, दोनों के अंदर जो सेल डेथ होती है उसमें इन जो फ्री रेडिकल्स हैं, सुपर ऑक्साइड हो गया, अपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इनकी भूमिका रहती है। देन हाइपरोक्सिया, हिपोक्सिया आपने पढ़ा था, जहाँ कम होती है ऑक्सीजन की सप्लाई, लेकिन अब आप जो पढ़ रहे हैं वो है हाइपरोक्सिया। इसका अर्थ है कि कोई पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पर है तो उसको आप सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दे दें, जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन रेडिकल्स। और ये रेडिकल्स क्योंकि इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर reactions in different ways that we have seen। then cellular aging, सेल की जो उम्र है, ठीक है, जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म और वेरियस बायोकेमिकल जो रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं वो कंप्लीट होते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं ये रेडिकल्स उसमें इंटरफियर करते हैं। देन किलिंग ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स, जब टॉक्सिक ये रेडिकल्स हैं, दे विल काज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द सेल वॉल। तो इसको आप एज ए माइक्रोबियल एजेंट्स की जो किलिंग है उसके अंदर फिर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का अवेलेबल होना विल किल द माइक्रोब्स। कैसे किल करेगा, जो मैकेनिज्म हमने ये देखें, जैसे लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए डैमेज, साइटोस्केलेटल डैमेज, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है उसके जो है सेलुलर सिंगल सेल होता है वो, तो उसको मारने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार से इन्फ्लेमेटरी डैमेज में इन रेडिकल्स का रोल, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक पूरा चैप्टर है हमारे पास आगे आने वाला है। तो इन्फ्लेमेटरी जो डैमेज होता है उसके अंदर जब स्वेलिंग वगैरह आई होती है, वाटर लॉगिंग हुई होती है, ठीक है, और उसमें भी वही सिद्धांत आएंगे जिसमें ज़्यादा सोडियम का जमा होना इंट्रासेलुलरली, एक्स्ट्रासेलुलरली आपके पोटेशियम का जमा होना, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा जमा होना, और दैट वी हैव स्टडीड किस प्रकार से सेल जो है बाय डिक्रीज्ड पीएच, जो आपका लैक्टिक एसिड होता है उसकी वजह से, बनने की वजह से इसकी मात्रा जो है पीएच की वो नीचे आ जाती है और सेल की जो है डेथ हो जाती है। देन यू हैव सीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स। अभी पीछे आपने एक पॉइंट पढ़ा था इसमें डीएनए डैमेज में, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि जो डीएनए डैमेज रेडिकल्स कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नहीं, ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनटू मैलिग्नेंट सेल्स, या सही सेंटेंस ये था बी दे काज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, ये सही शब्द जो था वहाँ इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो वहाँ तो उसका अर्थ था कि नॉर्मल सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन है वो जीनोम के कंट्रोल में नहीं रहता और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू चलता रहता है। ये उस डीएनए डैमेज की वजह से हुआ था। यहाँ पर क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स, अगर हम थेरेपी के रूप में यूज करना चाहें तो ये जो रेडिकल्स है दीज कैन बी यूटिलाइज्ड इन किलिंग ऑफ द ट्यूमर सेल्स। उन ट्यूमर सेल्स को किल कर लेंगे। कि हम कह रहे हैं कि सेल इंजर होती है इन रेडिकल की वजह से, तो वो तो है कि इंजरी,
लेकिन क्या हम एक ऐसी सेल जिसके अंदर इंजरी हम लाना चाहते हैं, ट्यूमर सेल, क्या ला सकते हैं? तो प्रश्न यहाँ ये है। इसी प्रकार से आपका जो 10वां पॉइंट है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। आपने देखा है कि आर्टरीज एंड जो आपका वेन्स होती हैं उनके अंदर जाकर ये जो आर्टरीज के अंदर पर्टिकुलरली डिपोजिशन ऑफ दी लिपिड्स जो है वो जमा होता है, फैट जमा होता है उसके अंदर, और आपके जो वेसल होगा, ब्लड वेसल होगा, उसका पैसेज नैरो होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस विल काज दी प्रॉब्लम। तो ये सब क्या होगा, इट विल लीड टू लेस सप्लाई ऑफ ब्लड। लेस सप्लाई ऑफ ब्लड होगा तो नेचुरली इस्केमिया हो गया तो दिस विल लीड टू ऑल प्रॉब्लम्स विच यू हैव स्टडीड सो फार। एटीपी का कम उपलब्ध होना, अपने साइटोसोलिक पोटेशियम का, कैल्शियम का ज़्यादा जमा होना, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम का जमा होना, इंट्रासेलुलर सोडियम का इंक्रीज होना। ठीक है, देन एरोबिक एटीपी फॉर्मेशन का डिक्रीज होना, देन आपके फॉर्मेशन ऑफ एनारोबिक एटीपी, जिसके अंदर आपने देखा था कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज से एटीपी जो सिंथेसिस होता है, और फिर वो आपने आगे देखा था इट लीड्स टू डिक्रीज इन द पीएच एंड देन यू स्टडीड द डैमेज। वो सारी चीज़ें जो हैं, एक बीमारी हुई वो कहीं ना कहीं जाकर, अगर कोई भी बीमारी ब्लड सप्लाई की वजह से हो रही है तो इस्केमिया वर्ड यूज होगा, और इस्केमिया वर्ड यूज होता है तो उसमें इंजरी, अगर ये थर्ड टाइप का कॉन्सिक्वेंस हो जाता है कि सेल जिंदा तो है, सेल वायबल तो है, 100% अपना नहीं दे रही है, लेकिन सेल की जो डेथ हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल्स। तो इसीलिए क्या है कि जब इंजरी होती है तो डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे बीच में ये स्लाइड के जो रेड हेडिंग दिया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस, मतलब बाहर से भी दिए जा सकते हैं, बाहर से देते हैं तो वो डॉक्टर थेरेपी लिखता है, और एक्सोजीनियस देते हैं तो डॉक्टर जो है दवाई उसको थेरेपी लिख कर देता है। एंडोजीनियस वो अगर अंदर बनते हैं, विच इनएक्टिवेट द फ्री रेडिकल्स, वो इन फ्री रेडिकल्स को अपने घेरे में ले लेते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रलाइज करना इनका धर्म बनता है। दीज सब्सटेंसेस इंक्लूड, जिसमें विटामिन ए हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, विटामिन ई हो गया, तो इनका सेवन अगर हम करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो सेल को जो सेल डेथ होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है या सेल सर्वाइव रहती हैं, और जो एजिंग है वो भी नहीं होती। इसलिए जिन जिन सोर्सेज से, वेजिटेबल से या फ्रूट से हमें ई, ए और सी मिले वो हमें सेवन करना चाहिए। फिर आपने देखा था सल्फाइड्राइल कंटेनिंग कंपाउंड जैसे सिस्टीन हो गया, ग्लूटाथियोन हो गया, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसी प्रकार से सीरम प्रोटीन जिसमें ट्रांसफेरिन हो गया, और देन आपका हो गया दिस इज दी सेरुलोप्लाज्मिन सॉरी, ठीक है, दीज आर दी एग्जांपल्स। तो इस जो आपका आज का ये थर्ड पार्ट है वीडियो का, दैट इज वी आर 60 एंड 61, इसके माध्यम से हमने सिर्फ इतना जाना है कि क्या कोई कंडीशंस हैं शरीर के अंदर ऐसी जहां ये फ्री रेडिकल्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये 10 एग्जाम्पल हमने देखे थे, और बाद में कुछ एग्जाम्पल हमने देखे एंटीऑक्सीडेंट्स के जो इन फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करते हैं और हमारे जो हेल्थ है उसको रिस्टोर करने में मदद करते हैं। सो विद दिस वी फिनिश ए लेक्चर ऑन दिस।